गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास जो हमारी एमए फाइनल चल रही है, एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं। एमए फाइनल जो हमारी ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं, इस ज्योग्राफी की क्लास में हमने जो आपका चौथा पेपर जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसको शुरू कर रखा है। तो हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो आपका पेपर 4 है, और इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने अब तक जो आपका इंट्रोडक्शन जाना है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने सबसे पहले इसके परिचय को समझा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, इसको जाना। किस तरह से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो है राजनीतिक भूगोल, उसका विकास हुआ है। फिर उसके बाद में हमने इस राजनीतिक भूगोल की विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई डेफिनेशन, परिभाषाओं को जाना कि राजनीतिक भूगोल के कौन कौन से ऐसे प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक भूगोल को परिभाषित किया है। और हमने राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं के अंतर्गत ये देखा कि राजनीतिक भूगोल जो राज्य जो होता है, उस राज्य का उस भौगोलिक वातावरण के साथ अंतर संबंध को व्यक्त करने वाली जो है भूगोल की प्रमुख शाखा है। हमने ये देखा था, परिभाषाओं से पहले हमने ये जाना था कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की ही प्रमुख शाखा है और मानव भूगोल से राजनीतिक भूगोल का निर्माण उद्भव हुआ है। और इस राजनीतिक भूगोल के जो जन्मदाता हैं वो रेडजेल महोदय हैं, और रेडजेल महोदय ने इस राजनीतिक भूगोल का जो है ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में निर्माण किया। इसकी परिभाषाओं को समझा और परिभाषाओं के अंतर्गत हमने आपको बताया कि राजनीतिक भूगोल राज्य का अंतर संबंध उस भौगोलिक क्षेत्र के साथ किस तरह से है, वो जो है संबंध को अध्ययन करने का कार्य राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है कि राज्य का किस तरह का भौगोलिक वातावरण के साथ रिलेशन है, संबंध है, ये उसकी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है। साथ ही साथ फिर हमने इसके स्कोप को जाना कि जो हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्या स्कोप हैं, अर्थात राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हमने जो डेफिनेशनें समझी थी, जो परिभाषाएं जानी थी, उन परिभाषाओं से हमने इस बात से क्लियर हो गई था कि परिभाषाएं ये स्पष्ट कर रही थी कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र एक बड़ा ही विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हमने राज्य से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी, चाहे वो हमारे राज्य के एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध हो, साथ ही साथ हमारे राज्य की जो है सीमाएं हों, साथ ही साथ राज्य का भौगोलिक वातावरण हो, साथ ही साथ राज्य के अंतर्गत जनसंख्या का पहलू हो, साथ ही साथ राज्य के अंतर्गत स्थित जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो हमारी वैश्विक घटनाएं हैं, इन राज्यों की सीमाओं का निर्धारण है, राज्यों की नीति और निर्णयों का जो है अध्ययन, जो समस्त जो क्षेत्र है निर्वाचन प्रणालियों का अध्ययन, वो हमारा इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है, वो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र एक बहुत विस्तृत एक क्षेत्र है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हमने क्षेत्र को समझने से पहले हमने राज्य को समझा था। और जब हम राज्य की कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो राज्य के कंसेप्ट के अंतर्गत हमने ये देखा था कि राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख तत्व होते हैं। और ये राज्य के जो 3 प्रमुख जो तत्व हैं, ये राज्य के 3 प्रमुख तत्वों में से जो एक क्षेत्र था, पहला क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या और तीसरा राजनीतिक व्यवस्था। इन तीनों ही अगर तत्वों में से अगर एक तत्व अगर समाप्त कर दिया जाए, अगर एक तत्व इसमें से हटा दिया जाए, तो राज्य जो होता है उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने इन बातों से इस तरह की जो बातें जो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत रखी गई हैं, तो वो राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र को व्यापकता के लिए व्यापक बनाने का कार्य करती हैं, व्यापकता को दर्शाती हैं कि किस तरह से जो है राज्य के तत्वों के साथ जो है हमारी राजनीतिक भूगोल का संबंध स्थित है, किस तरह से उसके भौगोलिक वातावरण के साथ, उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ,
साथ ही साथ में उसकी जो है जन समुदाय के साथ, जाति धर्म और सामाजिकता के साथ, प्रजातीय जो है गुणों के साथ किस तरह से जो है हमारा राजनीतिक भूगोल जो है संबंधित है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने अब तक इसके अंतर्गत सबसे पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत परिचय को समझा, इंट्रोडक्शन को जाना, फिर हमने इसका जो डेवलपमेंट को समझा कि किस तरह से पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास हुआ है, फिर हमने इसके डेफिनेशन को समझा, परिभाषाओं को समझा। परिभाषाओं के अंतर्गत हमने आपको लगभग 3 या 4 जो है भूगोलवेत्ताओं की डेफिनेशन, कोटेशन जो थी उनके बारे में बताया, जिसमें से आपको कार्लसन महोदय, हार्टसॉन महोदय, साथ ही साथ आपको प्रेस्कॉट महोदय, साथ ही साथ पॉन्ड्स महोदय, साथ ही साथ मूडी महोदय, इन प्रसिद्ध जो भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक भूगोल की जो है परिभाषाओं को दी हैं, उनको जाना। उसके बाद हमने राजनीतिक भूगोल के क्षेत्रों को समझा कि राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र जो हैं कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कितने कितने क्षेत्र फैले हुए हैं। आज का जो हमारा बिंदु है वो है हमारा कि इस राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस तरह का संबंध है। राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ किस तरह से संबंध। अगर हम राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ अगर रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि राजनीतिक भूगोल जो है वो इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो राजनीतिक भूगोल जो है वो इतिहास के साथ, राजनीतिक भूगोल जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ, और राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है घनिष्ठ जो है संबंध रखती है, एक विशेष लगाव रखती है, एक विशेष रिलेशन होता है जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हिस्ट्री के साथ है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इंटरनेशनल जो हमारे जो रिलेशन है उनके साथ है। साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो हमारी पॉलिटिकल साइंस के साथ जो रिलेशन है वो हमारा एक घनिष्ठ, अत्यधिक घनिष्ठ संबंध जो है इनके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो राजनीतिक भूगोल जो अन्य सामाजिक जो विज्ञानों के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, उन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम अगर इतिहास की अगर चर्चाएं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल बनाम हिस्ट्री, यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी बनाम इतिहास। जब हम इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल जो है वो हमारे इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, तो संबंध किस तरह से रखते हैं, तो इतिहास के साथ अत्यधिक इसका जो है लगाव रहा है। जैसे सपोज करो, सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि राजनीतिक भूगोल बनाम इतिहास, कि राजनीतिक भूगोल और इतिहास के बीच में किस तरह का संबंध है। तो राजनीतिक भूगोल और इतिहास के बीच में जो लगाव रहा है, जो संबंध रहा है, वो बहुत ही जो है अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रहा है कि राजनीतिक भूगोल इतिहास के साथ अत्यधिक घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है, संबंधित है। क्योंकि इतिहास के माध्यम से किसी राज्य या उसके शासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसकी सफलता और असफलता का पता चलता है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास जो होता है वो किसी राज्य या राज्य के शासन व्यवस्था
इतिहास जो होता है वो हमारे राज्य की या उसकी शासन की व्यवस्था की जो सफलता और जो असफलताएं होती हैं उसके बारे में हमें बताने का कार्य करता है कि हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा राज्य जो बना है उसके अंतर्गत किस तरह की राज्य की व्यवस्थाएं हैं, ये राज्य और राज्य की जो व्यवस्थाओं के बीच में जो संबंध है तो उसमें यह देखने को मिलता है, इतिहास हमें यह बताता है कि उसमें अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है वो कितनी सफल रही है, कितनी असफल रही है। इसका पता जो है वो हमारे इस इतिहास के द्वारा लग जाता है। लेकिन अगर हम राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल राज्य की दशाओं का अध्ययन करने का कार्य करती है। राजनीतिक भूगोल जो है वो राज्य की जो दशाएं होती हैं, राज्य की जो कंडीशन होती हैं उनका अध्ययन करने का कार्य करती है। कि राजनीतिक भूगोल जो होती है वो राज्य की दशाओं का अध्ययन करने का कार्य करती है, परंतु कि राज्य की जो दशाएं होती हैं वो ये नहीं है कि वर्तमान दशाओं का ही अध्ययन करे, बल्कि राजनीतिक भूगोल राज्य के वर्तमान तथा भूतकाल की जो दशाएं होती हैं उन दोनों ही दशाओं का अध्ययन करने का कार्य करती है। अर्थात ये राजनीतिक भूगोल राज्य की दशा अर्थात वर्तमान और भूतकाल की जो दशाएं हैं उन भूतकाल और वर्तमान काल की दशाओं का अध्ययन करने का कार्य करती है, तथा जो हमारी भूतकाल की जो दशाएं हैं उन भूतकाल की दशाओं को परिवर्तित करके उनको वर्तमान स्वरूप देकर जो हैं उनमें परिवर्तन करके उनको वर्तमान संदर्भ में, वैश्विक जगत के संदर्भ में, वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में पेश करने का, अध्ययन करने का कार्य राजनीतिक भूगोल करती है। इतिहास केवल हमें उसकी राज्य के बारे में और उसकी राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताने का कार्य करता है, परंतु राजनीतिक भूगोल उस राज्य की दशा अर्थात उस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां किस तरह की हैं, उस राज्य की प्राकृतिक संसाधन की परिस्थितियां किस तरह की हैं, उस राज्य का जन समुदाय किस तरह का है, उस राज्य के अंतर्गत एक राज्य का दूसरे राज्य से किस तरह का संबंध है, उस राज्य के अंतर्गत किस तरह से शासन व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक भूगोल वर्तमान दशाओं तथा भूतकाल की दशाओं का संयुक्त रूप से अध्ययन करने का कार्य करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल और इतिहास का आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, कि राजनीतिक भूगोल जो है वो इतिहास के साथ जो है घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, या घनिष्ठ संबंध इन दोनों के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस राजनीतिक भूगोल के बाद में अगर हम इस इतिहास के बाद में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें कि राजनीतिक भूगोल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है, तो हम अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक भूगोल बनाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर हम बात करें अगला हमारा जो बिंदु है कि राजनीतिक भूगोल बनाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राजनीतिक भूगोल बनाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि राजनीतिक भूगोल राज्य के एकाकी स्वरूप का ही अध्ययन करती है, कि राजनीतिक भूगोल राज्य के एकाकी स्वरूप का ही अध्ययन नहीं करती है, बल्कि वर्तमान से विश्व की जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उस विश्व की घटित होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन करने का कार्य करती है। कि राजनीतिक भूगोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से किस तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल का इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आज हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि विश्व के अंतर्गत अगर छोटी सी छोटी घटना भी अगर घटती है
तो उसका वैश्विक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पूरे विश्व में अगर छोटी अगर घटनाएं घटती हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे सभी देशों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी कि छोटी घटना विश्व के अंतर्गत, आज छोटी से छोटी घटना, उसका जो प्रभाव होता है वो विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसका उदाहरण दें तो हम इस बात से परिचित हैं कि आज जो हमारी कोविड-19 जो महाबीमारी है, आज ये कोविड-19 महाबीमारी जो हमारी एक घटना घटी, ये पूरा का पूरा विश्व इस घटना के साथ क्या हुआ, प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य के एकाकी स्वरूप का ही अध्ययन नहीं करती है। राजनीतिक भूगोल राज्य के एकाकी स्वरूप का ही अध्ययन नहीं करती है, बल्कि उसकी वर्तमान जो दशाएं हैं, उन वर्तमान दशाओं को विश्वव्यापी रूप में अध्ययन करती है। यानी विश्वव्यापी रूप में उनका अध्ययन करने का कार्य राजनीतिक भूगोल करती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छोटी से छोटी घटना का जो प्रभाव होता है वो संपूर्ण विश्व में पड़ता है, या उसका जो प्रभाव होता है वो विश्वव्यापी प्रभाव होता है। वर्तमान के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत, चाहे वो परिवहन से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी हुई बातें हों, या फिर विश्व के अंतर्गत जो भी आज तकनीकों से जुड़ी हुई बातें हों, ये सारा का सारा जो विश्व के अंतर्गत जो विकास हो रहा है, इतनी तेज गति से विश्व के अंतर्गत ये जो विकास जो चल रहा है, ये विकास की जो दर है, उस विकास की दर को जो हमारे देशों के अंतर्गत जो आज व्यापकता बढ़ती जा रही है, उन सभी देशों के अंतर्गत बढ़ती हुई इस व्यापकता को जोड़ने का कार्य ये राजनीतिक भूगोल करती है। कि विश्व के अंतर्गत किसी भी तरह का अगर छोटा या बड़ा कोई भी परिवर्तन हो रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट से निर्मित हो, परिवहन से जुड़ा हो, या हमारे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हो, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, समस्त जो विश्व के अंतर्गत इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन करने का कार्य राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित है। चाहे हमारे आज आंतरिक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, चाहे तकनीकों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, या विज्ञान से जुड़ा हो, या हमारे कोई समाज से जुड़ा हो, या कोई फिर घटना आपदा से जुड़ा हो, ये सारी जो उन सारी बातों का जो अध्ययन करने का कार्य है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित किया गया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो हमारे इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अच्छी तरह से अध्ययन करे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है उस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इस राजनीतिक भूगोल का अगर हम राजनीतिक विज्ञान से अर्थात पॉलिटिक्स से अगर इसका संबंध की अगर बात करें तो देखिए, राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तो राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो राजनीतिक विज्ञान जो है वो हमारे किस तरह से राज्य के अध्ययन को करती है, इसको हम जानते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस होती है वो हमारे राज्य का अध्ययन, वहाँ की राज्य की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उनके स्वरूप, उनके सिद्धांत, उनकी प्रक्रिया आदि का अध्ययन करने का कार्य करती है। अर्थात ये जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो हमारे राज्य का जो है अस्तित्व, जो हमारा राज्य का जो अस्तित्व बना होता है, जो हमारे राज्य है उस राज्य के अंतर्गत जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, उन राजनीतिक विज्ञान जो है वो हमारे राज्य का अध्ययन करती है।
वहाँ राज्य की व्यवस्थाओं को देखती है। राज्य के अंतर्गत जो इसकी शासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, शासन व्यवस्था जो है, उस शासन व्यवस्था का देखने का कार्य भी हमारी पॉलिटिकल साइंस करती है। पॉलिटिकल साइंस जो हमारे एक राज्य का अध्ययन करती है, राज्य के जो है शासन व्यवस्थाओं को देखती है, राज्य के सिद्धांत और उसकी प्रक्रिया को समझती है। कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सफल राज्य व्यवस्था ही जो है वो हमारी इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और राज्य के अंतर्गत जो सफल शासन व्यवस्था या राज्य की अगर जो सफल अगर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो इसके वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताती है कि राज्य जो है, इस राज्य के अंतर्गत जो शासन की जो व्यवस्था है वो किस तरह से बनी, राज्य के अंतर्गत किस तरह के प्रिंसिपल बने और उनका किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। ये राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, ये राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके वातावरण पर निर्भर करती हैं, उसके वातावरण के अनुकूल होती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो हमारे इस राज्य की बात कर रही है, इसी पॉलिटिकल साइंस को अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ अगर संबंध स्थापित करके देखें तो राजनीतिक भूगोल, इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो राज्य के विभिन्न जो तत्व हैं और इस राज्य के जो तत्वों का हमने भौगोलिक अंतर संबंध का अध्ययन करने का कार्य किया था। क्योंकि हमने इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जब हमने राज्य की बात की थी और राज्य के अगर हम तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो ये राज्य के जो समस्त जो तत्व हैं, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रमुख तत्व देखे थे, क्षेत्र को देखा था, मानव को देखा था और शासन व्यवस्था को देखा था। तो इन राज्य के जो प्रमुख जो तत्व हैं, इन राज्य के प्रमुख तत्वों को अगर हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान आपस में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ संबंधित मानी जाती हैं। क्योंकि राजनीतिक भूगोल राज्य के तत्वों का भौगोलिक जो है अंतर संबंध करती है, भौगोलिक जो प्रभाव होता है उसके साथ उसका अंतर संबंध करती है। राजनीतिक भूगोल जो हमारे राज्य की शासन व्यवस्थाओं को भी निर्माण करने का कार्य करती है, अर्थात वहाँ के शासन को बनानी, शासन व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती है। तो अगर हम इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात की और इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका रिलेशन देखा तो हमने ये पाया कि जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी किस तरह से हमारी इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। और इतिहास के साथ जुड़ने के पीछे कारण क्या रहा? राज्य। और राज्य के विकास के, राज्य की सफलता के, राज्य की असफलता के पीछे कारण क्या रहा? हमारे यहाँ की व्यवस्था। अगर किसी राज्य की शासन व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो राज्य का विकास अच्छा होगा, ये इतिहास बताता है। अब इस इतिहास के अंतर्गत जो हमारे वर्तमान और भूतकाल की जो घटनाएं घटी, उन वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं के साथ अगर रिलेशन बताने का कार्य करेगी तो वो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ आज हमारी राजनीति विज्ञान किस तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज विश्व में होने वाली एक छोटी से छोटी घटना का भी एक विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। परिणाम ये हुआ कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकास हो रहा है, उस विकास के जो अध्ययन का कार्य है वो कौन करेगी? राजनीतिक भूगोल करेगी। इसी तरह से राजनीतिक विज्ञान का भी राजनीतिक भूगोल के साथ घनिष्ठता के साथ संबंध देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोल, जो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करने का कार्य किया जाता है, राज्य के शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, राज्य के सिद्धांत और राज्य की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक भूगोल जब राज्य के सिद्धांत और प्रक्रिया और राज्य की शासन व्यवस्था की जब बात होती है तो राजनीतिक भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य के तत्वों का अध्ययन किया जाता है और राज्य के तत्वों को उसके भौगोलिक जो पक्ष होते हैं उन भौगोलिक पक्षों के साथ उसका संबंध स्थापित करके अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। इसलिए राजनीतिक भूगोल और पॉलिटिकल साइंस आपस में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई है। तो इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत इसके हमने सबसे पहले परिचय को जाना और परिचय के बाद में हमने इसके इतिहास को समझा। इतिहास के बाद में हमने इसकी
परिभाषाओं को समझा, परिभाषाओं के बाद में राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र को जाना, राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के बाद में हमने जो है राजनीतिक भूगोल का अन्य जो विज्ञान हैं उनके साथ संबंध को समझा। ये जो है राजनीतिक भूगोल के परिचय या विषय वस्तु जिसको हम कह सकते हैं, वो सारी बातें हमने आपको अब तक इस टॉपिक के अंतर्गत बताई। अगला जो हमारा राजनीतिक भूगोल का जो बिंदु होगा वो हमारा यहाँ वैश्विक सामरिकता का होगा कि वैश्विक सामरिकता का जो कंसेप्ट है, जो हमारा ग्लोबल स्ट्रेटजी का जो कंसेप्ट है, वो किस तरह से जो है आज हमारा इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत फैला हुआ है, जाना जाता है। तो आप अभी हमने जो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का स्कोप और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अन्य जो है सोशल साइंस के साथ जो रिलेशन समझा है, वो एक इसका बेस है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बेस को जानने के लिए हमें ये इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना बड़ा ही आवश्यक है। तो आज हमने इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इन चीज़ों को समझा है। फिर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में जो है अभी इसके अप्रोच के बारे में जानेंगे, ग्लोबल स्ट्रेटजी के कंसेप्ट को समझेंगे और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी अप्रोच की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी प्रमुख जो अप्रोच हैं राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो प्रमुख जो हमारे दृष्टिकोण हैं, अप्रोच हैं, तो देखिए राजनीतिक भूगोल के प्रमुख दृष्टिकोण जिनको हम अप्रोच कहते हैं, तो राजनीतिक भूगोल के प्रमुख अगर दृष्टिकोणों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल की प्रमुख जो दृष्टिकोण हैं, अप्रोच हैं, उन अप्रोचों में सबसे पहले शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण है। तो शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण इसको कोहेन साहब ने दिया था। शक्ति विश्लेषण जो कोहेन महोदय के द्वारा इस अप्रोच का निर्माण किया गया था। इसके बाद में ऐतिहासिक विश्लेषण दृष्टिकोण, ऐतिहासिक विश्लेषण दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच जो विटलसी महोदय ने दी थी, विटलसी महोदय के द्वारा ये अप्रोच दी थी। इसके बाद में हमारा संरचना संबंधी दृष्टिकोण, संरचना संबंधी दृष्टिकोण जो हॉटसन महोदय के द्वारा दी थी। हॉटसन महोदय के द्वारा दी थी। कार्य संबंधी दृष्टिकोण भी हॉटसन महोदय के द्वारा दिया गया था। कार्य संबंधी दृष्टिकोण भी हॉटसन महोदय के साथ दिया गया था। और क्षेत्र एकरूपता दृष्टिकोण, क्षेत्र एकरूपता दृष्टिकोण, ये स्टीफेंस बी जॉन्स द्वारा दी गया था। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये प्रमुख अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं जिनका विकास राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत से
जो हमारा द पावर एनालिसिस अप्रोच कोहेन के द्वारा दी गई, हिस्टोरिकल एनालिसिस अप्रोच विटलसी के द्वारा दी गई, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच दिया गया हार्टसॉन के द्वारा किया गया, फंक्शनल जो अप्रोच दिया गया हार्टसॉन के द्वारा दिया गया, और यूनिफाइड फील्ड जो थ्योरी थी, यूनिफाइड फील्ड जो थ्योरी थी वो हमारा स्टीफेंस बी जॉन्स के द्वारा दिया गया। ये राजनीतिक भूगोल के प्रमुख अप्रोच हैं। इन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत इन प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर राजनीतिक भूगोल के विकास और उसके जो है दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये प्रमुख जो अप्रोच हैं, ये प्रमुख अप्रोच जो है राजनीतिक भूगोल के एनालिसिस को करने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करती है। तो चलो, आज हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन जो परिचय जो दिया था, उस इंट्रोडक्शन अर्थात इस पेपर के अंतर्गत इंट्रोडक्शन जो परिचय के अंतर्गत हमने इसके विकास को समझा, परिभाषाओं को समझा, क्षेत्र को समझा, इसके संबंध को समझा, अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ इसके संबंध को समझा, और साथ ही साथ हमने इसके प्रमुख दृष्टिकोणों के बारे में जाना। धन्यवाद।